मेरे स्टूडेंट्स वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र। इसके हम लोग 30 MCQ करेंगे, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद भी जवाब देते रहना है और देखना है कि आप लोगों का एंड में कितना सही होता है। ठीक, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह किसने कहा था? ठीक है, ये चीज़ कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल, इसी के बीच का जो संबंध है, इसी का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। ठीक है, ये चीज़ किसने कहा था? ठीक है, तो ये चीज़ कहने वाले कौन थे? रटजेल जी। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एलएनसी सैंपल की परिभाषा में किस शब्द पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? ठीक है, कौन सा वो शब्द है इसमें से जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था? किसके द्वारा? एलएनसी सैंपल के द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? संबंधों की गत्यात्मकता। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? संबंधों की ज्ञात गत्यात्मकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नौ निश्चयवाद, इसे हम लोग रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, इसकी परिकल्पना जो ये थी, इन्हें किसने प्रस्तुत की थी? ठीक है, नौ निश्चयवाद। तो नौ निश्चयवाद देने वाले कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर साहब थे। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि रुको और जाओ निश्चयवाद किस विचारधारा का दूसरा नाम है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, कि नौ निश्चयवाद को ही हम लोग रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि किस विचारधारा ने निर्धनता के कारण सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया था? ठीक है, तो कौन सा विचारधारा? तो आमूलवादी विचारधारा। इन्होंने मार्क्स की विचारधारा को लेकर के जो समाज में असमानताएं चल रही थी उसी को दूर करने की कोशिश की। अगला क्या है कि मानव भूगोल के कल्याणपरक विचारधारा का मुख्य संबंध किससे था? ठीक है, तो इसी में देखिए नाम में भी कल्याण आ रहा है और यहाँ देखिए लोगों के सामाजिक कल्याण। ठीक है, तो लोगों का सामाजिक कल्याण हो, इसी से ये क्या है? कल्याणपरक, इसी से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए अगला क्या कह रहा है कि आदिम समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच की अंततः क्रिया को क्या कहा गया था? ठीक है, इसकी क्रिया को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? तो क्या? पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या कहा गया था? पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म शब्द का प्रयोग किस स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता था? ठीक है, तो संभववाद जो है था शब्द, ये किस स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता था? तो समझिए, मनुष्य अवसरों का उपयोग कर संभावनाओं को जन्म देता है। ठीक है, इसी का उपयोग, इस शब्द का उपयोग के लिए क्या संभववाद का उपयोग किया जाता था? इसी चीज़ के लिए। अगला क्या है कि प्रौद्योगिकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं, समाज के किस विकास के स्तर की सूचक होती है? ठीक है, तो ये कौन सा इसमें से जो है जिसमें यानी कि ये मदद करता है, टेक्नोलॉजी मदद करती है, तो किसमें? सांस्कृतिक में। ठीक है, सांस्कृतिक में क्या चीज़ है? टेक्नोलॉजी मदद करती है इसके विकास में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने किसकी खोज में हमारी मदद की? ठीक है, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने किसकी खोज में हमारी मदद की? तो किसकी? आग की खोज में हमारी मदद की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? ठीक है, तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो अत्यधिक अंतर विषयक है। ठीक है, अत्यधिक अंतर विषयक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन किस रूप में करते हैं? ठीक है, तो किस रूप में करते हैं? तो जीवित जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर ये चीज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नदी मुख और तूफान की आंख जैसे पूरकों का रूपकों का प्रयोग भूगोल में किस विज्ञान से लिया गया है? तो कौन से विज्ञान से लिया गया है? तो मनुष्य शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, जिसे हम लोग ह्यूमन एंटोनॉमी कहते हैं, इसी से ये चीज़ लिया गया।
अगला जिसमें उसमें आँख का भी बात है, ठीक है, और मुख का भी बात है, तो इसी से पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस काल में क्षेत्रीय विभेदन का दृष्टिकोण प्रचलित था, ठीक है, तो कौन से काल में, तो ये हो जाएगा अंतर्युद्ध अवधि 1930 का दशक, ठीक है, अंतर्युद्ध अवधि 1930 का दशक में, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थानिक संगठन दृष्टिकोण किस समय अवधि में प्रस्तुत हुआ, ठीक है, तो किस समय अवधि में प्रस्तुत हुआ था, तो 1950 से 1960 के दशक में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि मात्रात्मक क्रांति के असंतोष से 1970 में कितनी नई विचारधाराएं जन्मी थी, तो कितनी, 3 नई विचारधाराएं जन्मी थी, जिसमें फर्स्ट था मानवतावादी, सेकंड था आमूलवादी और थर्ड था व्यवहारवादी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि लिंग भूगोल, जिसे हम लोग जेंडर जियोग्राफी भी कहते हैं, ये मानव भूगोल किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, ठीक है, तो किसका ये उपक्षेत्र है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैन्य भूगोल, जैसे सैन्य से पता चल रहा है, ठीक है, मिलिट्री जियोग्राफी का संबंध किस अनुशासन से है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सैन्य भूगोल, सैन्य विज्ञान, ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है कि नौ निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति पर विजय कैसे प्राप्त करता है। आखिर नौ निश्चयवाद क्या कहता है, नौ निश्चयवाद ये कहता है कि आप प्रकृति को समझो, उसके बाद विकास करो। अंधाधुंध विकास करने से मनुष्य पर एक बड़ी संकट आ सकती है, ठीक है, तो प्रकृति के नियम का अनुपालन करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बेंदा की कहानी यानी कि अबूझ माड़ क्षेत्र भूगोल की किस स्थिति को दर्शाती है, ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति को दर्शाती है, तो मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है, जिसे हम लोग निश्चयवाद कहते हैं, इसी को दर्शाती है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ट्रांडहाइम की कैरी का उदाहरण किसे दर्शाता है, तो किसे दर्शाता है ये, तो प्रकृति का मानवीयकरण, ठीक है, प्रकृति का मानवीयकरण मतलब संभववाद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है, मतलब इनमें से 3 ऐसे चीज़ है ऑप्शन से जो भौगोलिक सूचक का स्रोत है, बट इसमें से एक ऐसा सूचक है जो भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी नमूनों की प्राप्ति। बाकी ये होगा, ये भी और ये भी, ये क्या है, ये तीनों भौगोलिक सूचक का स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निर्वाचन भूगोल यानी कि इलेक्टोरल जियोग्राफी किसका उपक्षेत्र है, ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि निर्वाचन, तो ये किससे हो जाएगा, राजनीति से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच द्वैधता क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि वे वे अविभाज्य तत्व है, ठीक है, कौन सा है तत्व, वो अविभाज्य तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें किसमें सक्षम बनाया, ठीक है, हमें किसमें सक्षम बनाया, तो ये हो जाएगा बीमारियों पर विजय प्राप्त करने में ही हमें डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने किसमें हमको बना दिया, बीमारियों पर विजय प्राप्त करने पर, ठीक है, डीएनए की समझ ने। अगला क्या है कि वायु गति के नियमों के प्रयोग से हमने क्या विकसित किया, ठीक है, हमने क्या विकसित किया, तो तीव्र गति के यान, ठीक है, तीव्र गति के यान हमने विकसित किया, किससे, तो वायु गति के नियमों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिकित्सा भूगोल, जिसे हम लोग मेडिकल जियोग्राफी कहते हैं, उसका संबंध किस विज्ञान से है, ठीक है, तो मेडिकल जियोग्राफी का संबंध किस विज्ञान से हो जाएगा, तो महामारी विज्ञान से, ठीक है, किससे हो जाएगा, महामारी विज्ञान से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि संसाधन भूगोल किस मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है संसाधन, तो ये किससे हो जाएगा, आर्थिक भूगोल से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये 29वां नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है कि भूगोल में अंतर आधुनिकतावाद का उदय कब हुआ था, ठीक है, क्या बोल रहा है कि भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि
कि 1930 का दशक, 1970 का दशक, 1950 का, 1990 का। तो कौन सा हो जाएगा? 1990 का दशक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नौ निश्चयवाद के ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक लाइट सिग्नल में एम्बर एम्बर मतलब पीली बत्ती का क्या अर्थ है? पीली बत्ती जब जलती है तो क्या होता है ट्रैफिक लाइट पर? तो हम लोग तैयार हो जाते हैं कहाँ? चलने के लिए। अब ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक कितने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो गया। और अगर आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।